ठीक है। किसी भी कॉन्टिनेंट को हम जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो कि एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत बड़े लेवल पर। और दूसरा, और ये सारी चीजें, मेन क्रॉप क्या है, वहाँ का मेन एक्टिविटी क्या है किसी भी पार्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में या किसी भी प्रीलिम्स में भी बन सकता है। व्हाट इज द मेन क्रॉप या मेन एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, है ना। जापान का मेन क्रॉप क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है ना, मेन इकोनॉमी क्या है। इस तरह से वो क्वेश्चन आपको बना सकता है पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। कॉन्टिनेंट से तो नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऑस्ट्रेलिया ही है जो एक कंट्री है ना। अगर हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ एशिया, है ना, सिंगल क्रॉप, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते। या हाँ, ये कह सकते हैं व्हाट इज द मेजर क्रॉप या मैक्सिमम विच क्रॉप का प्रोडक्शन, यानी ये, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एशिया में क्या एक्टिविटी होती है। तो लेकिन पर्टिकुलर जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर डेजर्ट है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर कोस्टल रीजन है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा एक ब्रॉडर लेवल पे, तो ये बनेगा कि एग्रीकल्चर क्या है या ह्यूमन एक्टिविटी क्या है या वहाँ का फूड क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी होता है कि इसकी कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो वो हम लोग लोकेशन को समझ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे ये भी देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को फिजिकली भी हम लोग समझ चुके हैं कि फिजिकली का मतलब है कि किस कौन कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ पर है ना। हम फिजिकली भी हम इस चीज को बहुत आसानी से अब ये जान चुके हैं कि ये हम समझ चुके हैं कि ये रीजन जो है इसमें क्या है, ठीक है। ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ये रीजन मोस्टली नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका रीजन क्या है वो भी हम जान चुके हैं, है ना। इस रीजन में कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, इसका रीजन भी हम समझ चुके हैं कि ये डेजर्ट लैंड है। और हम ये भी समझ चुके हैं यहाँ पर जो है वो माउंटेन रीजन है, इस पे हम बात, एक जो मेन कुछ पॉइंट था। और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है और किस तरह की इस रीजन में क्रॉप होगी, हम लोग ये भी समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग ये भी समझ चुके हैं इस रीजन में किस किस टाइप की क्लाइमेट होगी और किस टाइप का इस रीजन में क्रॉप होगा या एग्रीकल्चर होगा, ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि क्या हो सकता है इस रीजन में। उसके बाद जो एक पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया का, वो ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन क्रॉप है, या हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को एग्रीकल्चर को लेके, तो आप यही समझ लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो क्या है। तो आर्थिक क्रियाकलाप ऑस्ट्रेलिया के वो दो हैं मेजर। पहला है टूरिज्म। टूरिज्म क्यों है कि मोस्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड कंट्री इन द बेस्ड ऑन कोस्टल रीजन, ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो बेस्ट जो एरिया जो है डेवलप्ड एरिया है वो कोस्टल एरिया बेस्ड है। तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन उसमें टूरिज्म का है, ठीक है। सेकंड, कोस्टल रीजन एग्रीकल्चर। कोस्टल रीजन की एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहला इकोनॉमी क्या है, टूरिज्म। दूसरा क्या है, कोस्टल रीजन एग्रीकल्चर। इन नॉर्दर्न रीजन is a major crop of the tropical region crop like rice, maize, ओके। जो नॉर्दर्न रीजन है उसमें राइस कल्टीवेशन होता है, और साउदर्न रीजन में है वो वहां पर वीट कल्टीवेशन ज्यादा होता है। तो ये मोस्टली एग्रीकल्चर पार्ट होता है। तो पहला मैंने क्या बताया कि इकोनॉमी का क्या सोर्स है, टूरिज्म, बिकॉज
most of all developed center, all developed area based on the coastal region. They have the oceanic climate. Okay. Second point, agriculture, north and south coastal region. And third point, what is the third major economy factor? थर्ड इज मिनरल, डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम। आपको पता है इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे ज्यादा यूरेनियम वहां पे ये प्रोड्यूस करता है। स्टोरेज सबसे ज्यादा यूएसए के पास है और प्रोड्यूस सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड मेजर मिनरल है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर आप कह सकते हो, तीसरा थर्ड पॉइंट, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर है ना। तो आप समझ गए, लिख लीजिए व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहला लिखिए टूरिज्म, सेकंड नोट कीजिए एग्रीकल्चर। फर्स्ट टूरिज्म यानी पर्यटन, दूसरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है क्या बोला था हमने, हाँ मिनरल्स, डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, इस तरह का है ना, नॉन लिविंग मटेरियल। तो फोर्थ पॉइंट में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जैसे मान लीजिए एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स क्यों होते हैं आप लोग जानते हो कि पूरा जो बीच का एरिया ऑस्ट्रेलिया का है वो नेचुरल लैंड है, ठीक है। बहुत इजीली और आसानी से आपको समझना है। ये जो मेजर रीजन है ये वाला, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा नेचुरल लैंड है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो होगा ही, कम या ज्यादा वाइल्ड लाइफ होगा, तो ये बात है। और तो ये चार मेन हो गए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की, ठीक है। फाइनल टच देते हैं ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट बैरियर रीफ के साथ, ठीक है। और आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ इस रीजन में, और कलर देखते हैं, हाँ इस रीजन में है ग्रेट बैरियर रीफ, इस रीजन में है ना, इस रीजन में, दैट इज अ ग्रेट बैरियर रीफ। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कोस्टल रीजन, ठीक है, कोस्टल रीजन। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर कोरल ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर क्या है जानते हैं? क्यों गुड्डू पता है व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ? दुनिया की नो सर। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखिए अगर हम बात करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं महान प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति। तो कभी आपसे पूछेगा ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इस एरिया में यहाँ पर है ना। ये सुना इंग्लिश में करेंगे लेकिन गुड्डू को ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ का ये है साउदर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो ग्रेट बैरियर रीफ का है। तो सिंपल समझ लीजिए ग्रेट बैरियर रीफ इज ए कोरल रीफ, इज ए कोरल रीफ। अब कोरल को हिंदी में कहते हैं प्रवाल, ठीक है, कोरल को कहते हैं प्रवाल। तो ग्रेट बैरियर रीफ इज ए कोरल रीफ, प्रवाल की ये भित्ति है, रीफ है। आगे अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाते हैं तो मुझे वीडियो में, तो ये एक कोरल रीफ होते हैं, प्रवाल भित्ति है।
और ये ऑस्ट्रेलिया में है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोरल रीफ कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, दैट इज इन ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं कुछ इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे ये क्यों फेमस है। देखिए, ये देखिए आप ये देखोगे, ये जो क्या है, कोरल रीफ है, प्रवाल कोरल है ये, ठीक है। तो ओसनिक रीजन में होते हैं, और ये लिविंग, हमने कई बार इन पे ज्योग्राफी में बात की है। तो ये कोरल है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, और ये दुनिया के बहुत सारे यहाँ पे लोग लोग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये है, इस तरह के वहां पे वो दिखाई देते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या समझना है कि कोरल क्या है, तो कोरल इज ए लिविंग, एक जीवित जीव जंतु है, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल रीजन में, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोरल इज ए लिविंग एनिमल या लिविंग्स दैट इज पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इन कोस्टल एरिया। ये छोटे जीव जंतु हैं जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तटीय भागों में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनकी एक एरिया है जिसको नाम दिया गया है कोरल रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ। एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज द हिंदी ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ, इंटरव्यू में, और इंग्लिश वाले से पूछा था, ठीक है। तो महान प्रवाल भित्ति, ये बात ध्यान रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ की हिंदी है महान प्रवाल भित्ति। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपसे हिंदी में वो लोग नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको इंग्लिश में हिंदी के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं, तो इंग्लिश के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं। तो इंडिया क्या है, हिंदी लैंग्वेज मेजोरिटी कंट्री है, तो वो लोग कभी कभी इंग्लिश वालों से हिंदी में बहुत अच्छे से वर्ड्स पूछ लेते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि ये जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है इसके बारे में। जब भी पूछेगा प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, और ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब है। जो भी ऑस्ट्रेलिया में जाता है कोशिश करता है वहां जाए, है ना। और अगर आपको सबसे पास में कोरल को देखना है तो हमारे सबसे पास में अंडमान निकोबार के पास में, आपके अपने इंडिया में, कई बार आपको वहां पे जाओगे तो काफी अच्छा एरिया है वो, और बहुत टूरिस्ट जाते हैं, और वहां पे पूरा सिस्टम है, इसको आपको पानी के अंदर ले जाया जाएगा, दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। एक कवर करके पूरा उनके एक सूट होता है, वो सूट देते हैं, और पूरी तरह से है वहां पे, तो उस तरह से आप उनको देख सकते हो बहुत पास से। हाँ, तो ठीक है, तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आई थिंक अब कोई ज्यादा डाउट आपको नहीं रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और बस आपको अपने से अब इसका नोट्स बनाना है। नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्टिनेंट करेंगे वो करेंगे हम लोग अभी करंट अफेयर्स करेंगे, कल से ही करेंगे साउथ अमेरिका, ठीक है। हम लोग कल से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को करेंगे। अब इसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे इसको स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम्म, आपको सीधा सीधा इसमें एक ही बात याद रखना है कि जब भी आप इसको करें तो आप क्या देखें, इनकी लोकेशंस को देखें, ठीक है, यानी लोकेशंस को लिखें कि लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन का मतलब है कि जो ग्लोब हमारी, ये ग्लोब में कहाँ पर है। ग्लोब में हम जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपको मैंने पहले ही समझाया था कि ये देख लेना कि 0 डिग्री से इसकी किधर है, उसके बाद देख लेना कि 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ किधर है, और 23
1.5 डिग्री साउथ किधर है, ये 0 डिग्री है ना, यानी 0 डिग्री मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, इन सबको आप समझ लेना। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो किधर को है ना, इस तरह से। तो वो एक बार आप आज जाके एटलस में देखना कि इक्वेटर से ये किधर है, कि इक्वेटर से इसके बीच से जाता है, और बीच से जाता है तो किन किन कंट्रीज होके क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये आप खुद से आप समझ लेंगे। और उसके बाद हम लोग कल इसको स्टार्ट करेंगे विद एमसीक्यू। ठीक है, हम इस विद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, कि खुद से आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला था तो आपसे नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब हो जाएंगे आपसे। अब हम लोग बात करते हैं देखिए, थोड़ा सा कुछ घर में कुछ थी तो मुझे आना पड़ा वहां से, और अभी कुछ दिन तक क्लास यहीं से ले लेते हैं। मुझे लगता है कि क्लास वहां से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा क्लास जैसा वहां होता था उसी तरह का रहेगा, बस व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, आपको बस समझना है। ठीक है, चलिए टॉपिक देख लेते हैं कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ये आज का टॉपिक है, ये हम समझेंगे क्या है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अभी ये न्यूज में है, आज के कल के पेपर में आज के कुछ दिया हुआ है इसके बारे में। तो पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये है क्या। सबसे पहली बात है कि जो पीएम केयर स्कीम है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया। देखो गुड्डू, इसको इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है, इसको हिंदी में कोई जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में ही आएगा ये पीएम पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये 100% पता है मुझे, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो पहली बात है दैट इज ए फंड, एक प्रकार का फंड है, और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो देखो ये स्कीम है क्या, एक बार मैं इसको रफली आपको समझा देता हूँ ये है क्या। ये स्कीम पीएम के द्वारा 29 मई 2021 को ये शुरू की गई थी। देखिए पीएम केयर स्कीम, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा इसको। 2021 में मई में शुरू की गई थी, और इसका पर्पस क्या, ठीक है, इसका इसका मेन पर्पस क्या था, दो तीन बातें समझना। इसका मेन पर्पस था द चिल्ड्रन हु हैज लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड गार्जियन ड्यू टू द ड्यूरिंग द कोविड-19। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम ये उन बच्चों के लिए शुरू की गई थी जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान खत्म हो गए, यानी इनकी डेथ हो गई है। उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई थी, और उनमें कहा गया कि टिल 23 ईयर ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट 10 लाख फिक्स डिपॉजिट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा 23 साल की उम्र तक 10 लाख रुपए उन बच्चों के फंड में दिए जाएंगे जिन बच्चों के गार्जियन, जिन बच्चों के पेरेंट्स इस कोविड-19 के दौरान जिनकी डेथ हो गई है। आपको समझना क्या क्या इसमें, आपको समझना यह है कि जो स्कीम है वो किसने शुरू की। कोविड-19 पीएम केयर स्कीम शुरू किया गया, पीएम केयर फॉर द चिल्ड्रन स्कीम बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब शुरू की गई, 29 मई में 2021। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, टू सपोर्ट चिल्ड्रन who have lost their parents guardian during COVID-19। क्या है कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता, हाँ बोथ पेरेंट्स, मतलब माँ भी नहीं है पिता भी नहीं, गार्जियन भी नहीं, जैसे मान ली हमने कोई बच्चा गोद लिया था, ठीक है, और हमारी डेथ हो जाती है, इसीलिए गार्जियन वर्ड आया,
मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जिन लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट किया होगा और वो फिर खत्म हो गए। तो गार्जियन वर्ड का मतलब होता है उसमें पेरेंट्स भी, मतलब माता पिता मान लीजिए पहले से नहीं, सपोज कीजिए, और किसी का भाई है ना, और वो अपने सिस्टर को या अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी अगर डेथ हो गई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स एंड गार्जियन वर्ड यूज किया गया है। पेरेंट्स का मतलब होता है फादर एंड मदर, और गार्जियन का मतलब कोई भी हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, माँ, मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जिस जो उनका उनकी जो उनको रखता हो पालता हो उनके लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आई थिंक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि क्या है ये स्कीम। देखिए, आप आराम से आप लिख सकते हो, द पीएम केयर, द पीएम केयर scheme launched by the Prime Minister of India 29th May 2021, ठीक है, पीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 29 मई के द्वारा। इट्स एम टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, लीगल समझ रहे हैं ना, जिसने अडॉप्ट किया हो, एडॉप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स टू COVID-19 during the period from March 2020, ठीक है, जिनके मार्च 2020 के बाद जिनके माँ बाप दोनों खत्म हो गए हों, उनके लिए स्कीम शुरू की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू इंश्योर द कॉम्प्रहेंसिव केयर ऑफ प्रोटेक्शन। कॉम्प्रहेंसिव केयर समझते हैं? कॉम्प्रहेंसिव केयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हर तरह का केयर दिया जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है हर तरह का केयर, मतलब कॉम्प्रहेंसिव काफी अच्छा वर्ड है। इसमें आपको देखो क्या क्या दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्पावर, एजुकेशन, ठीक है, यानी हर तरह का हेल्थ की फैसिलिटी उनको दी जाएगी और एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी, अगर और उन्हें एम्पावर किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव केयर। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिर्फ पैसा जमा करना ये पर्पस नहीं है ना। ये काफी अच्छा वर्ड है कि जो गार्जियन जो होता है वो गार्जियन पढ़ाता भी है, गार्जियन हॉस्पिटल भी ले जाता है, घर पे बीमार होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, एम्पावर एंड एजुकेशन, तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है हिंदी में कहें तो संपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। और क्या है, रीचिंग द 23rd ईयर ऑफ एज, 23 साल के 23rd एज तक उनको वो केयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? सचिन, गुड्डू, नाजुका, हम्म। अब इसमें फिक्स डिपॉजिट, पीएम केयर कंट्रीब्यूट थ्रू द स्पेशली डिजाइन्ड स्कीम फॉर द 10 लाख, है ना, 10 लाख रुपए, व्हेन इज रीच 18 ईयर ऑफ एज, 10 लाख रुपए तक उनको जमा किए जाएंगे जब वो 21-18 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे तब तक। तो ये कंप्लीटली स्कीम है। क्या कंफ्यूज हो रहा है ना, उसका स्टार्टेड एंड क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, इसमें क्या हुआ है कि ये लॉन्च की गई है 29 मई 2021, 29 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। और जिनके पेरेंट्स मार्च 2020 से अब तक जिनकी डेथ हुई है पेरेंट्स की, उनको ये शुरू की गई है, ठीक है। और इसके लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा 10 लाख तक का, और एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दिया जाएगा, मतलब संपूर्ण केयर दिया जाएगा। ये मैं आपको पीडीएफ में भेज भी दूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको ये प्रोवाइड कराने का रिटिन फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन देखिए, consider the following statement respect the PM care of children scheme. It aim to support, बताएं। अब पहले देखो टॉपिक हमने आपको बता दिया, अब बताएं। It aim to support children who have lost both parents और legal, ठीक है,
COVID-19 पेंडेमिक। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शैल बी नोडल मिनिस्ट्री फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द स्कीम एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए काम करेगी, ऐसा है क्या? द स्कीम विल बी प्रोवाइड द मंथली स्टिप्ड ऑफ द, देखो मंथली की कोई बात नहीं की गई है इसमें, ठीक है, ये मंथली कुछ नहीं देगी। मंथली से तो श्योर है सर, इसमें 3000 का मंथली है सर। नहीं मंथली नहीं है इसमें, वो स्कीम अलग है। इसमें ये तीसरा सेंटेंस गलत है, मंथली नहीं, उसने बोला है 18 साल की एज तक। क्या होता है उसमें टारगेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके गांव है, तो गांव में अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं 5, तो 5 बच्चों की लिस्ट गांव के प्रधान से या जो आपके एरिया का पार्षद है उससे लिस्ट ली जाएगी, तो उन बच्चों को सरकार की तरफ से केयर किया जाएगा, ठीक है, तो मंथली इसमें नहीं दिया जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस गलत है, तो तीसरा गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज राइट। तो नोडल एजेंसी फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये पीएम केयर फंड से बात हो रही है। पीएम केयर फंड इसके लिए बनाया गया, मेरी बात समझ रहे हैं? जो पीएम केयर फॉर द, ये कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, ओनली 1, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, प्रोवाइड द मंथली, तो मंथली स्पेंड कुछ ऐसी बात नहीं की है इसमें। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें मंथली की बात नहीं है। तो ये था आपका हाँ, सर्वाइविंग पेरेंट्स, ओके, सर्वाइव, एक मिनट, सर्वाइव पेरेंट्स को जो, क्या इसमें ऊपर समझिए क्या लिखा हुआ है, हैव लॉस्ट द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और एडॉप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स, यानी अगर कोई ऐसे पेरेंट जो थे प्रेजेंट में, ठीक है, उनको लॉस कर दिया, तो सेम चीज यहाँ वर्ड यूज किया बस, और ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पेरेंट्स और सर्वाइव पेरेंट्स एक ही बात होती है, ठीक है, तो कोई पेरेंट्स नहीं है ना अभी है, ना तो लीगल गार्जियन भी नहीं है। अब जैसे मान लीगल गार्जियन की बात करते हैं, तो लीगल गार्जियन एंड एडॉप्टिव एक ही बात होती है आई थिंक। अगर हम किसी को एडॉप्ट करते हैं तो लीगल गार्जियन तो है, सारी डॉक्यूमेंटेशन सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो लीगल गार्जियन और एडॉप्टिव सेम थिंग्स है। वही चीज यहाँ पर है, पेरेंट्स और सर्वाइव, यानी अब तक सर्वाइव कर रहे थे अब नहीं है, तो ये चीजें हैं। तो इनमें से किसी को भी अगर उसने लॉस्ट किया है तो उसके इस स्कीम के अंडर वो आ जाएगा। अब इसमें ये है कि गार्जियन जैसे अंकल है, तो अंकल गार्जियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, अगर वो इसके एग्री नहीं होता है तो। अगर वो एग्री करता है तो गार्जियन कोई भी हो सकता है, एक पड़ोसी भी हो सकता है, मामा चाचा मौसा कोई भी हो सकता है। बट अगर कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम गार्जियन है इनके, तो वो गार्जियन नॉन गार्जियन में, तो नॉन पेरेंट्स में वो आ जाएगा बच्चा, ये है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, ये स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये है क्या। अच्छा, पहले चाहे तो हम लोग देख लीजिए ये स्कीम किसके लिए शुरू की गई। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेट्स स्कीम द प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर किस मिनिस्ट्री के अंदर शुरू की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑपरेट्स। स्कीम provides for setting up science cities and science centers in all the state of country, subject to availability of the fund or of the purpose. State willing to avail of this scheme have provide land and share cost of setting up and facility and corpus
अपकीप एंड द मेंटेनेंस। तो अच्छा देखिए, कल्चर ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है? हर तरह की इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, लैंड भी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, और फंड भी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आ सकता है आपके मन में कि दो तीन पॉइंट यहाँ पे मेन है जो आपको समझना है। पहला पहला पॉइंट आपको देखना है कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस ये है क्या? तो दैट इज ए स्कीम स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये शुरू की गई है और ये पूछ रहा है कि सेटिंग अप साइंस सिटीज, यानी गिव अवेयरनेस अबाउट द साइंस। क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके मन में एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैं कई बार ये चीज सोचता हूँ, कई बार ये चीज सोचता हूँ कि जब हम लोग, जैसे मान लीजिए आज अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, है ना, आप एसडीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो जैसे मैं अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक मेरी स्टूडेंट ही हैं, बहुत पुराना पहले थी, तो वो अभी इस समय जिलाधिकारी हैं, दीपा रंजन, ठीक है। तो मैं कल यही सोच रहा था कि इनको आए हुए 6 महीने हो गए, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी किसी स्कूल में जाके, किसी इंटर कॉलेज में जाके ये बोलने की कोशिश की हो गार्जियन से कि प्लीज बच्चियों को स्कूल भेजो, कि देखो जब मैं आईएएस बन सकती हूँ तो आपकी बेटी भी आईएएस बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पास हो जा रहा है वो पास हो जा रहा है, मतलब वहां से निकल जा रहा है। वो यहाँ पे मुझे लग रहा है 7-8 महीने उनको आए हुए हो गए डिस्ट्रिक्ट में। और भी कई सारे गर्ल्स हैं, पटीना डाबी हैं, बहुत सारे नाम आप जानते हो अभी जो पास हो रही हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो साइन करने से ज्यादा इनकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि अगर ये एक मान लीजिए ज्यादा नहीं तो कम से कम गांव के प्रधान की मीटिंग कर सकती है ना। तो मुझे लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कितने गांव होंगे, 100 मान लेते हैं चलिए, है ना, 100 या 100 तो खैर नहीं होंगे, हम 100 मान लेते हैं, और एक दिन में 2 गांव कवर किए जा सकते हैं। पूरे गांव के लोग मतलब एक चीज बताई जा सकती है कि यार आप, मैं भी लड़की हूँ, जब मैं बन सकती तो आपकी लड़की क्यों नहीं बन सकती। और ये बहुत पुश फैक्टर करेगा लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, इतना करेगा कि जो पेरेंट्स जो बोलते हैं अरे क्या करना है, शादी कर देनी है, इसका कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। तो जब जिलाधिकारी खुद बोलेंगे उनसे कि देखो जब मैं बन सकती हूँ तो आपकी बच्ची क्यों नहीं बन सकती। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि साइंस यहाँ स्कीम का मतलब क्या है कि हम लोग क्या क्या बोलते हैं अपने अपने बच्चों को कि एसएससी की तैयारी करना है आपको, यूपीएससी की तैयारी करना है, बैंक की तैयारी करना है, टीचिंग की तैयारी करना है आपको, बीएड करना है, ये हमें बोलते हैं। कोई ये बोलता है कि आपको मेडिकल में जाके कुछ ऐसा एक मेडिसिन को इन्वेंट करना है जिससे कोविड की तरह कोई अन्य डिजीज ना हो, आपको पैरासीटामोल का अल्टरनेट सर्च करना है, कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू गिव अवेयरनेस अबाउट द साइंस। और साइंस मेडिसिन के एरिया में नहीं है, साइंस हर फील्ड में, साइंस स्पेस है ना, अर्थ साइंस है, स्पेस साइंस है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, तो हर तरह का साइंस है। तो गिव अवेयरनेस अबाउट द साइंस, इस तरह की बातें हो। लोगों के मन में क्या है कि बस रेलवे का एग्जाम पास करना है, 35-40 हजार की सर्विस लग जानी है, बस खत्म। और आईएएस भी बनाना है तो क्या है, आईएएस बन गए 2-4 साल, लोग अब आपने फेसबुक पे टैग किया, लोगों ने लाइक किया, है ना, कभी लवासना के फोटो डाले, कभी ट्रेनिंग सेंटर के, कभी है ना, कभी गाड़ी में घुसते हुए, कभी गाड़ी निकलते हुए, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपने गार्जियन को कितना समझाया, फर्क ये पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और ये चीज हर किसी को करनी चाहिए, है ना, हर किसी को अपने लेवल से करनी चाहिए, क्योंकि आप वो करने लायक हो, आप करना, आप कर सकते हो। हमारा काम सिर्फ है कि चीजों को समझाना आप तक। हम किसी से बोलेंगे, बोले
अच्छा तुम क्या बन गए? 100% में 5% आदमी सर्कल। तो ये चीज है। खैर आप लोग समझ रहे हो कि इसका इस पर्पस, इस स्कीम का पर्पस क्या है। कि पर्पस यही है कि लोगों को स्कीम के बारे में प्रमोशन करना है, वहाँ पे सेंटर खोलना है, वहाँ पे लैंड प्रोवाइड करना है और हर तरह की फैसिलिटी देना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इसका। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा ये 1 2 3 करके शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो नंबर 1 और नंबर 2, ये नंबर 2 सेंटेंस है और ये नंबर 3, ठीक इस तरह से है। तो वो हम टाइपिंग करते समय थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, बताएं। पहला सेंटेंस का, स्कीम प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप साइंस सिटीज एंड ऑल स्टेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली गलत हो जाती है, ऑल स्टेट। ये पूरे सभी स्टेट्स के लिए है ना, ये नहीं है पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए नहीं। तो हम अक्सर बोलते हैं कि ऑल वर्ड आता है, वहां मिस्टेक, वहां सेंटेंस गलत होता है, ऐसा नहीं यहाँ पे है। स्कीम हैज बीन ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट्स विलिंग टू अवेल दिस स्कीम हैव टू प्रोवाइड लैंड एंड शेयर कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस सही है। ठीक है, तीनों सेंटेंस सही है। जब भी क्वेश्चन बनेगा आपका ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री बनेगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनेगा। और सेकंड चीज है वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, लैंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लैंड और कॉस्ट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा। तो ये स्कीम है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खैर तो तो ये ठीक सर है। एक क्वेश्चन बन सकता है। हाँ क्या? सर जो आरक्षण 27% जो नरेंद्र मोदी ने जो एथी किए हैं सर, ओबीसी के लिए सर योजना लॉन्च किया है सर, वो ऊपर क्वेश्चन बन सकता नहीं वो आरक्षण किए हैं, आरक्षण जो रिजर्वेशन किया है उसके प्रोसेस में क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना। और ये कोई रिजर्वेशन पहले से नहीं, है अभी सर नया नहीं है। नीट पर सर। ये 27% या 10% ये आज का नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं, ये बीपी सिंह की सरकार में थे 87 88, उस समय 80। मंडल कमीशन बहुत पुराना है, इन्होंने सिर्फ बोला है अभी। ये बहुत पहले से 27% रिजर्वेशन पहले से ओबीसी को मिलता है। और ये 10%, हाँ हाँ पहले से था, बट ये केवल इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं तो ओबीसी को पहले से भी। लेकिन हाँ ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, इससे कुछ भी फर्क नहीं सर पड़ने वाला। न्यूज में कैसे रहे, बस यही चल रहा है। हाँ क्योंकि सर क्योंकि न्यूज में दिए रहे, न्यूज बहुत आ रहा है न्यूज। अरे न्यूज में क्यों आ रहा है वो आपको पता है? न्यूज में इसलिए आ रहा है कि पूरा वोट ओबीसी का मोदी जी को जाए, पूरा जनरल का वोट मोदी जी को जाए, है ना। और ट्रिपल तलाक हटा के पूरा मुस्लिम का वोट मोदी जी को जाए, इसलिए चल रहा है। और ये सब बेवकूफी है। 10% अगर हमारा जनरल में आता है तो हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट थोड़ी मिलने वाला है। जितने जनरल वाले हैं आप उनसे पूछिए कि 10% रिजर्वेशन क्या हो रहा है, कोई सिलेक्शन हो रहा है उसका? नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम्स पास हो रहे हैं वो। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स पास हो रहे हैं। और मैं आपको, अगर कोई जनरल में है तो मैं आपको बता दूं, ईबीएस कोटा में बिल्कुल नहीं डालिएगा। क्यों? अगर आपने ईबीएस कोटा में डाल दिया तो आपका जनरल कैटेगरी बाहर हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का मतलब है तो ईबीएस वाले का अलग से बनेगा वो इसको मेरिट। तो ध्यान रखना, जब यूपीएससी में जो 6 अटेम्प्ट जनरल वालों को हैं, ठीक है, ईबीएस वालों को वही है, तो क्या फायदा है ना। 32 एज जनरल वालों को है, 32 एज ही ईबीएस वालों को है, ईडब्ल्यूएस वालों को है। तो क्या फर्क है? ये सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं सर कट ऑफ होते ना, है। कट ऑफ। तो ये चीजें खैर हम लोग देख लेते हैं अपना, और ये सब कुछ नहीं है। हाँ बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा दूंगा कि मंडल कमीशन क्या है, मैं ये करवा दूंगा। और WES क्या है, ठीक है, EWS क्या है,
EWS क्या, ये गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई अभी तक, है ना। तो EWS को थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग कि कब आया, इसके अंदर क्या है। अभी अमित शाह से बोला जाए समझा दो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट तो बढ़ाई नहीं है, आपने एज तो बढ़ाई नहीं है, फिर रिजर्वेशन हमें किसमें दे दिया समझ में नहीं आया। और 99% पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की इसमें आ जाती है, 99%, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सर पल्ले स्कूल पर भी बन सकता है सर, पल्ले स्कूल पर भी सर। पहले हाँ, E-Rupee 2 मैं आज ही डिस्कस करने वाला था, है ना। E-Rupee मैं आज मेरे सिलेबस में था, कल हम इसको करेंगे, ठीक है, और कल के लिए करेंगे, बिल्कुल बनेगा प्ले स्टोर पे। रबर प्रोडक्शन इन इंडिया, हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, टाइम हो गया है, टाइम अभी हाँ है। रबर प्रोडक्शन, अच्छा पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, रबर प्रोडक्शन इन इंडिया, विच ये अभी न्यूज में है, रबर प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस रबर प्रोडक्शन के बारे में करेक्ट नहीं है, कौन सा असत्य है। नेचुरल रबर इज नॉट नेचुरली सिटेड कूलर कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, बताएं। इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है, ये बताना है आपको। देखो मैं आपको बताऊं ये चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको बनता है, ठीक है, तो एक प्रैक्टिकली समझिए क्या होता है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन यार गलत है और ये क्वेश्चन फैक्चुअल वाला है, तो आपको करना क्या है, आप चारों सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है, चारों सेंटेंस को पढ़िए, एक फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, चारों सेंटेंस को पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चारों सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप उसमें और ढूंढने की कोशिश कीजिए। और मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने क्या बोला, अगर आपको नहीं पता है तो चार में जरूर ऑड मिलेगा आपको, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, केरला इज ए मेजर क्रॉप, यू डोंट नो अबाउट द फैक्ट, छोड़ दीजिए, ठीक है। रबर प्रोडक्शन इज अ सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज अ डेटा अबाउट फ्रॉम द 2017, यू डोंट नो, लीव इट, छोड़ दीजिए। The world first genetically modified rubber plant was recently planted in the Arunachal Pradesh. आपने कभी सुना है कि रबर में जीएम किया गया है? अभी तक जीएम क्रॉप एक ही है, कॉटन, ठीक है, कॉटन जीएम क्रॉप है। और फूड क्रॉप में ब्रिंजल की बात चल रही थी, टोमेटो की बात चल रही थी, तो इसको लागू नहीं किया गया। हमारे यहाँ इंडिया में, बात समझिए, इंडिया में एक ही जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप है, वो है कॉटन, ठीक है, कैश क्रॉप, ये बहुत बड़ी न्यूज होती है। और जो फूड क्रॉप है उसमें ब्रिंजल एंड टोमेटो, दो में बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया। तो आपको क्लियर पता है, रबर इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड इन इंडिया, ये ऑड है ना। तो मतलब क्या है, आंसर आपका यही है। कभी आपने सुना है रबर को जीएम किया गया है, बताएं, नहीं, तो ये सेंटेंस गलत। अब आप देख लीजिए कि केरला इज अ मेजर प्रोड्यूसर रबर इन इंडिया, तो ये चीज आप ध्यान रखना, केरला में सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, ठीक है। रबर प्रोडक्शन सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सिंस 2017, तो ये बात सही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2017 से रबर का प्रोडक्शन बढ़ा है। नेचुरल रबर इज नॉट नेचुरली सीटेड द कूलर कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो ऐसा भी ये सही है। तो ये इसका आंसर हो गया डी, भारत में जेनेटिक मॉडिफाई रबर के लिए अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉटन अलाउ कर दिया गया, व्हाई नॉट रबर? Rubber is not also part of food crop, but why not rubber?
चलो ब्रिंजल को नहीं किया मान सकते हैं, और वो टोमेटो को नहीं किया ये भी ठीक है, बट रबर को या अगर और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो फूड क्रॉप नहीं, जैसे जूट है, जूट को अलाउ क्यों नहीं किया, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो फूड क्रॉप नहीं, कैश क्रॉप है ना, तो नॉन फूड क्रॉप है। देखिए क्या होता है, अगर हम कोई ऐसी स्पीसीज डेवलप करते हैं जो नेचुरल नहीं है, ध्यान समझिएगा, व्हाई नॉट रबर या अदर प्लांट्स, चलो कॉफी भी नहीं कर सकते हम पीते हैं, चाय भी नहीं कर सकते है ना, राइस भी नहीं कर सकते, शुगर केन भी नहीं कर सकते, टोमेटो ब्रिंजल भी नहीं कर सकते, बट रबर में प्रॉब्लम क्या है, रबर तो नहीं खाते हैं, ठीक है, बट व्हाई नॉट रबर ग्रो नॉट ओनली फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन ठीक है, इफ वी ब्रेक नेचुरल फूड चेन, ध्यान दीजिएगा, if we break natural food chain, if we change natural atmosphere, the natural livings that may be negative for our ecosystem, यहां समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर हम किसी ऐसे प्लांट को, ऐसे एनिमल का प्रोडक्शन करते हैं जो जेनेटिक मॉडिफाई है, ठीक है, अब उसको कोई तो कंज्यूम करेगा, कोई तो कंज्यूम करेगा ना, कोई नहीं तो सॉइल कंज्यूम करेगी, दैट मे बी डेंजरस फॉर कंज्यूमर्स, फॉर सॉइल, फॉर एटमॉस्फेयर, फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है दैट मे बी एंटी नेचुरल, एंटी नेचुरल होगा, तो एंटी नेचुरल हमारे जो नेचुरल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए मानते हैं, जैसे मान लीजिए एक मान लीजिए कोई एनिमल है, सपोज कीजिए पैरट है, तोता है, पैरट किसी फ्रूट को खाता है जो नेचुरल है, और आपने कोई ऐसा मैंगो, पैरट जो तोता है, पैरट है, वाली आम को खाता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ नेचुरली है, उसके बाद हमने आम को मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिक मॉडिफाई, ठीक है, और वो जेनेटिक मॉडिफाई आम को किया, आम को कौन खाता है, पैरट, पैरट को कौन खाता है, स्नेक, एक चेन हम बताते हैं, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। अब देखिए उस आम को हमने मॉडिफाई किया, आम को खाया पैरट ने, तो पैरट को जो नेचुरल आम खाता था उसके हिसाब से उसका बॉडी था, पैरट्स को नेगेटिव इंपैक्ट किया, पैरट को किसने खाया, मान लीजिए स्नेक ने, सर्प ने खाया, तो सर्प को नेगेटिव इंपैक्ट किया, सर्प को किसने खाया, ईगल ने, तो ईगल को नेगेटिव इंपैक्ट किया, तो फाइनली पूरी फूड चेन है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी जेनेटिक क्रॉप को मॉडिफाई करने के लिए हमें पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को, इसलिए पूरे वर्ल्ड में जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप को जल्दी से अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके वो अगेंस्ट है, ठीक है। इसलिए क्लियर हुई बातें, कोई डाउट तो नहीं है? एफरोज, नाजुका, गुड्डू, सचिन? सर तो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो लिविंग पे इम्पैक्ट डालेगा, लिविंग पे, हो सकता है सॉइल पे भी इम्पैक्ट डाले, हो सकता है, ये चीजें। क्वेश्चन क्या है आपका, डाउट है एफरोज? सर मैं पूछ रही हूँ जो खाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ तो वो तो होगा, ये मान लीजिए जैसे जैसे पैरेट जो मैंगो खा रहा है, ठीक है, वो नेचुरली है, और हमने जो रेडी किया है वो जेनेटिक मॉडिफाई है ना, हमने जो मैंगो रेडी किया है वो जेनेटिक मॉडिफाई है। उसी तरह से रबर है, सपोज करो रबर हम खाते नहीं है, लेकिन रबर की लीव्स को कोई तो खाता होगा, तो हमने रबर को जेनेटिक मॉडिफाई रेडी कर दिया और हम लोग खुश हो गए कि चलो हमें थोड़ी खानी है, उसका तो रबर नहीं बनेगा, है ना, लेकिन उस प्लांट पे जो एनिमल सरवाइव कर रहे हैं उनको नेगेटिव कर सकता है, और उनको नेगेटिव किया तो हमारा पूरा इकोसिस्टम नेगेटिवली जो नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो ये चीजें हैं। इसलिए कभी आपको एग्जाम में ये सब आंसर करना पड़े तो आप इसको बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है एग्रोज? सर सारी चीजें आपको नेचुरली एंड नॉन नेचुरल चीज से जोड़ देना बस। रबर प्रोडक्शन इन इंडिया थोड़ा सा देखते हैं इसमें। केरला इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, लिख सकते हैं। रबर प्रोडक्शन सीड्स, ये भी सही है ना। रबर बोर्ड रिसर्च इन गुवाहाटी, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखने के लिए। रबर बोर्ड रिसर्च फॉर्म इन गुवाहाटी, आसाम हैज रिसेंटली प्लांटेड द वर्ल्ड फर्स्ट। ठीक है, अभी भारत सबसे पहले रबर बोर्ड रिसर्च बनाया गया है गुवाहाटी में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहली बार रबर बोर्ड रिसर्च कहाँ बनाया गया। ये दुनिया में पहली बार बनाया गया रबर बोर्ड रिसर्च। जेनेटिकली मॉडिफाई, हाँ प्लांट, ये हो सकता है आगे, अभी नहीं है। टॉलरेटरी फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ, अभी इसको अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, आगे इस पे बात चलेगी, रिसर्च होगा, लेकिन अभी इसको बात नहीं की गई है। पूरे वर्ल्ड, इंडिया में ऐसा बोला गया है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं तो नहीं। तो आगे देखते हैं वो होगा या नहीं होगा, वो उस समय बताएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर हम हर ऐसी क्रॉप को जेनेटिक मॉडिफाई करके बनाने शुरू कर दिए तो हमारा जो नेचुरलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें है ना। लोग बोलेंगे यार देखो एक काम करते हैं, ऐसा नीम बनाते हैं, ऐसा मैंगो बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वुड्स के लिए यूज होगा, है ना, फर्नीचर के लिए यूज होगा, उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, हम ऐसा बना देते हैं, है ना। तो जो जैसे पेपर बनाने के लिए काम आ सकता है पेड़, जैसे कोई प्लांट जो ग्रो करता है मैंगो का, मान लीजिए 10 साल लगते हैं उसको 10 ईयर, तो हम लोग ऐसा मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो प्लांट जो है एक साल में उतना ग्रो कर जाए। उसके बाद उस प्लांट को हम लोग एज ए फ्रूट्स के लिए यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसको पेपर इंडस्ट्री में यूज कर देंगे। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि जो CO2 है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिलीज हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन हो जाएगा, है ना। तो जो फॉरेस्ट 15 ईयर जो गार्डन 15 ईयर में डेवलप होता है उसको 15 मंथ में डेवलप कर लेंगे। ऐसा जेनेटिक मॉडिफाई से पॉसिबल है। तो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है? उसका रीजन यही है कि ठीक है हम आम नहीं खाएंगे, उसका हम उस पर कोई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, बिल्कुल एक कंट्रोल्ड एरिया में उसको डेवलप किया जाएगा, है ना। सिर्फ हम उसको एज ए ऑक्सीजन के लिए यूज करेंगे और एज ए पेपर, जो हमारा पेपर इंडस्ट्री इसलिए यूज करेंगे, केवल उसका हम वुड्स को यूज करेंगे, केवल लकड़ी यूज करेंगे, फिर भी नहीं। क्योंकि जो हो सकता है जो प्लांट हम ग्रो करें वो सॉइल के लिए अच्छा ना हो सकता है कि जो, अब हम भाई पेड़ों पे बैठने के लिए एनिमल्स को तो नहीं रोक सकते ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ से हम कवर कर देंगे। तो ये चीज है, ठीक है। इकोसिस्टम कॉज फ्लेयर कैन, तो ये रीजन है। चलिए हम इन टॉपिक को हम लोग कल ही करेंगे आगे, और कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी आपका टाइमिंग ये ठीक है, और ये जो हमने टॉपिक बनाया है, जो आज हमने क्लास की है, हम आज रात के 11-12 बजे इसके नोट्स बना के आपको डाल देंगे, ठीक है।